ओके, वेलकम बैक, वी आर लाइव नाउ। और आज जो ना, आज ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले वाली एक क्लास हो चुकी है, तो ये आपका पार्ट 2 है। इसमें जो ना, इससे आपको बिहार स्टेट का, आपने इससे पहले वाली पार्ट 1 आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ये यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है एडी अकेडमी पे, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और पार्ट 2 ये आज है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों अगर आपने मिला के सिर्फ आपको याद कर लेना है तो आपका 30 मार्क्स जो है इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे? आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, किसने क्या कौन सी थ्योरी दी है उस थ्योरी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो ये भी आपके लिए क्या मैराथन है, और ये आपके लिए ऑल सारे एग्जाम के लिए क्या आपका VVI है। ये सारे एग्जाम के लिए क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, तो ये आपका ये है। आप यहाँ पे टेलीग्राम पे आप जो ना जरूर ज्वाइन हो जाइए। क्लास नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, क्लास नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इस पे क्यों आपको करनी है क्या? चलो ठीक है, देखो अगर किसी को पेड नोट्स लेना हो, अभी टाइम भी है। आज कितना हो गया? 24 दिन है, 24 दिन है आपके पास, 24 डेज आपके पास लेफ्ट है। ठीक है, तो आप इजिली आप पेड नोट्स आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो आप पेड नोट्स आप ले लीजिए, कमेंट में पिन में करवा दूंगा। और ये जो ना ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, सिर्फ बिहार स्टेट वाले नहीं सारे वाले देख सकते हैं। ऐसे मुझे तो UPGIC वाले बच्चे तो दिख रहे हैं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब पहले वाली है ना, ये सब हो चुका था ना, सेम PDF है राइट। स्लाइड नंबर पता है किसी को? कितने स्लाइड पे थे बताओ तो? कौन सी स्लाइड पे थे, कोई याद है किसी को? बोलो, याद है तो बोलो जल्दी। 27, गुड, देखते हैं। 27, 16, 18, यहां तक पढ़ा दिया था। ये रूढ़िवाद पढ़ा दिया था, रूढ़िवाद पढ़ा दिया था, बोलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रूढ़िवाद हो गया था तो अब देखो आदर्शवाद, ये आपके लिए VBI है। आदर्शवाद क्या है आपके लिए? VBI। यहां से सवाल आते हैं, हेगन, कांट, ग्रीक और बोस सांख्य। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नारीवाद तो पढ़ा दिया था ना उस दिन। आदर्शवाद ही तो पढ़ाना है। ठीक है, मैं देख लिया, मैं पीछे वाली वीडियो में देख लिया, आदर्शवाद ही पढ़ाना है, आइडियलिज्म ही पढ़ाना है। चलो देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है ना, विचार और आदर्श को समाज में क्या करना, विकास करना। यानी विचार का मतलब क्या? याद रखिए, शिक्षा से जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, नैतिकता से जोड़ेंगे। ठीक है, और जो भी काम जो पॉजिटिव चीज जो होती है वो सारी चीजें हम लोग यहीं पे जोड़ेंगे। इसको किससे जोड़ेंगे? नैतिकता से जोड़ेंगे। तो वो सारी काम के लिए ये आप याद कर लिए। आदर्शवाद की थ्योरी के लिए कौन है? हीगेल है, कांट है, ग्रीन है, बोसांख्य है। जो कि आपको सिर्फ यही याद रखना है बिहार स्टेट वाले, बाकी अदर स्टेट वो ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा देखिए, नैतिक स्वतंत्रता का संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मोरल फ्रीडम, कांट के द्वारा दिया गया। ठीक है, व्यक्ति को सही और गलत सोचने की, करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अपने हित के लिए कि वो मतलब वो सही निर्णय या फिर गलत मतलब निर्णय लेने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता उसको होना चाहिए व्यक्ति को, कि वो सच को सच कह सके और झूठ को झूठ वो कह सके। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके बाद नैतिकता होना चाहिए, यानी वो हाँ भी हो और ना भी हो, दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सामान्य हित का अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉमन गुड्स, ग्रीन महोदय का दिया हुआ है। आपको पता होगा, अगर आपने यूपी का कोई भी एग्जाम दिया होगा तो इनसे सवाल आया है। ठीक है, सामान्य हित यानी ऐसी चीज जो समाज के लक्ष्य में सभी लोगों का हित होना चाहिए। जैसे देख लो, पब्लिक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है, सारे लोग आ जाते हैं। जैसे मान लो हॉस्पिटल, जो भी मतलब गवर्नमेंट की है, स्कूल, पार्क, ये सारे के सारी चीज कहाँ आते हैं? तो पब्लिक
प्लेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखो पावर को क्या करना है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर को अलग अलग बॉडीज में बांटना है। पावर दो टाइप से बटाते हैं, एक क्या हॉरिजॉन्टल और एक क्या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसे बटाते हैं और वर्टिकल्स कैसे बटाते हैं, इस तरह से बटाते हैं। अगर आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स आपने दोनों पावर पढ़ा होगा। ये थ्योरी किसका, ये वीवीआई है, ये पूछते हैं किसका है बताइए, मॉन्टेग्यू महोदय का है। सरकार क्या करते हैं, शक्ति को अलग अलग बंटवारा करते। जैसे देखो लेजिस्लेटिव, एक ही बता दो इसको, छोड़ो मिटाओ उसको। जैसे सरकार जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में अपनी पावर को क्या करता है, बांटता है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट किसको बांटती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अपनी पावर को क्या करती है, वो डिवाइड करती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये सब क्या है, अलग अलग बॉडीज है सरकार। नेक्स्ट देखिए, आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत, यानी आइडियल ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही कौन है, तो आपका डीएम है, एसपी है, ये सब क्या है, ये सब आपका नौकरशाही है। मैक्स वेबर का ये सिद्धांत है, किसका है, मैक्स वेबर का। किसकी ये सिद्धांत है, ये मैक्स वेबर का सिद्धांत है। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो नियम और कानून के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पद का अनुसार उसके लिए उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। जैसे डीएम है, डीएम का काम क्या है, किसी राज्य को देखभाल करना। ठीक है, तो वो ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, ताकि ब्यूरोक्रेट क्या करता है कि सरकारी विभाग में जो भी चीज होगा वो जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। तो मैक्स वेबर का ये थ्योरी याद रखना है सभी को। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सर जर्मन वेबर और एस्टोटवेल की है। नाम आपको सिर्फ यही वेबर याद रखना है, एस्टेट वालों को मैं कह रहा हूं। देशों के बीच सहयोग और कानून पर आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी ये रिलेटेड किससे होगा, तो इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्या है, रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, बोलो बोलो। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास और विधि संबंधी उपगमन, ये भी आईआर का। ये सारी स्लाइड क्या है, आईआर का। आपको याद क्या रखना है इसमें, जेम्स, ये याद रखना है जेम्स सडवेल, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है आईआर में आपको पढ़ना है। और टेस्ट नहीं भी छोड़ देना, एससी कार्ड छोड़ देना, जेम्स सडवेल ही याद रखोगे तब भी चल जाएगा। इतना ही याद कर लो, इनफ है। सर ये याद नहीं हो, 3-4 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, रिवीजन करो, हो जाएगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। ओके, ठीक है, धीरे धीरे भी करोगे तब भी हो जाएगा। बोलो, इसका एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे कि मान लो कि युद्ध और शांति हो, तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसका, मार्क नाउथ का है। ठीक है, ये नहीं याद करोगे तब भी चलेगा। देशों के बीच शक्ति और स्वार्थ मुख्य कारण है। ठीक है, ये किसने कहा था, मार्क नॉथॉन के द्वारा ये कहा गया था। ओके, चले आगे बढ़े, ये भी आईआर का ही है। नेक्स्ट देखो, निर्णय निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, वीवीआई। क्या है ये, वीवीआई है, ये पूछेगा। ठीक है, नीति और निर्माण राजनीति फैसले को तर्क और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, यानी कोई भी रूल और रेगुलेशन मैं अपने देश में ला रहा हूं तो वो क्या लॉजिकल होना चाहिए, यानी उस चीज में तर्क दे सके कि इससे इतने सारे इस चीज का फायदा है और इससे इतना कम नुकसान है, वो तर्क होना चाहिए। ओके, ठीक है, तर्क क्या होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, खेल सिद्धांत, खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी। गेम थ्योरी किसका है, शोविक और राइकल। ठीक है, इसमें क्या है, विभिन्न विकल्पों और राजनीतियों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, यानी मान लो कि जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, उसके यहाँ जो है खेल विधि होना चाहिए, यानी जहां पे जितना ज्यादा, मान लो 3 आदमी, ये 49% वोट किया, ठीक है, ये मान लेते ये किया आपको 27%, ठीक है, और ये भी ये 28%, तो जो ज्यादा जो होगा ना उसी की वोट को क्या माना जाए, वैल्यू दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, आपको याद कर लेना बस,
व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी, ठीक है, किसका है? कैप्लान का। किसका है? कैप्लान के द्वारा दिया गया। समाज और राजनीति में एक समग्र प्रणाली के रूप में चलता है। यानी समाज जो है ना, समाज में अगर आप कोई चीज अगर आप कर रहे हैं, मान लो कि जैसे यूपी सरकार ने कोई रूल लाया, ठीक है, तो क्या ये रूल जो है पूरे समाज के लिए अनुकूल है या नहीं है? अगर वो अनुकूल है तो समाज का कल्याण होगा, अगर अनुकूल नहीं है तो समाज क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। जैसे मोदी जी ने लाया, एक रूल लाया, कौन सा रूल लाया? कृषि कानून, ठीक है, वो 3 कानून थे, तीनों कानून क्या किए उन्होंने? वापस लिया। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट, निर्णय निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये तो अभी जस्ट था ना। अच्छा, हो सकता है शायद डबल स्लाइड पे आएगा। नेक्स्ट, ये देखो आप, राजनीति विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लूसियन पाई, याद कर लीजिएगा, हेंटिगन्स, जेम्स कोलमैन, ये और ये 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। समाज और राजनीति में सुधार की प्रगति होनी चाहिए, ठीक है। समाज और राजनीति का क्या होना चाहिए? हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इलेक्शन जब भी आता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपनी मतलब मैनिफेस्टो क्यों दिखाते हैं? वो चाहेंगे तो 2014 में जो मैनिफेस्टो जो दिखाते वो 2024 में भी दिखाते, लेकिन नहीं, वो चेंज करते थे। क्यों करते रहते चेंज? क्योंकि इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, लोगों को ये चीज विश्वास बना रहे, तो वो सारी पार्टियां क्या करती? इजिली करती है। पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, सिर्फ आपको सिडनी ब्राब याद रखना है और कुछ मत याद है। समाज और लोगों की राजनीति मान्यता का मूल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजनीति सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नॉर्ड, बार्बर और लास्की, ये 3 महोदय का है, ठीक है। नॉर्ड ने नी होना चाहिए, नी, नॉर्ड मत कीजिए, नी, बार्बा और लास्की, इसके द्वारा ये दिया गया है। सहभागिता, इसमें क्या है? नागरिक की राजनीति में भागीदारी होना चाहिए, जैसे मतदान, संगठनों में शामिल होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना कि आप जो है ना, यहाँ पे मान लो बीजेपी है, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस है, और ले लेते बिहार का, जैसे कि कौन है बिहार में? आरजेडी है, ठीक है। अभी नया नया एक पार्टी बना, जन स्वराज है, ठीक है, जन स्वराज है। और मान लो कि एक कोई व्यक्ति जो निर्दलीय खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति क्या हो रहा है? निर्दलीय खड़ा हो रहा है, तो क्या इस व्यक्ति को डायरेक्ट राजनीति में, पॉलिटिकल में पार्टिसिपेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो ये किसका? नी, बार्बर और लास्की के द्वारा ये चीज कही गई है। हाँ, एक क्लास में बुक का मैं करवाऊंगा, ठीक है, उसमें सारे बुक को मैं इंक्लूड कर दूंगा। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, देखो पॉलिटिक्स को क्या होना चाहिए? हमेशा अपग्रेड होना चाहिए, यानी जो भी चीज आ रहा है हमारे समाज में वो सारी चीज क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। लूसियन पाई याद रखना और हेस्टिंग याद रखना। सरकार, समाज और सरकार को आधुनिक बनना चाहिए, जैसे लोकतंत्र में तकनीकी विकास होते रहना चाहिए। मान लो कि जैसे कि मतलब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो पार्लियामेंट में माइक से बोल रहे हैं, अब कुछ ऐसा कुछ आ जाए जो मतलब वर्चुअल लाइव ट्रांसलेट हो जाए, तो ये सारी चीजें अपडेट करना। जैसे फ्रेंच का मतलब प्रेसिडेंट भारत आया तो वो कुछ बोल रहा है, लेकिन मतलब मुझे फ्रेंच नहीं आती है, लेकिन कोई ऐसा गैजेट हो जो मुझे इजिली कन्वर्ट करके, अभी तो आ गया वैसा, गूगल ने लॉन्च भी किया जी। हाँ, गूगल ने मतलब कि लाइव ट्रांसलेट जो है ना वो लॉन्च किया हुआ, मतलब पेड वर्जन पे ले सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज मतलब बोलेगा ना तो वो आपको लाइव ट्रांसलेट होकर सुनाई देगा। तो ये सारी चीज अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक सामाजिकरण यानी पॉलिटिकल सोशलिज्म, डेविड स्टन, इयरविन हाइमन, हॉबर्ट साइमन, ये सारा चीज याद होना चाहिए। व्यक्ति को राजनीति, विचार और व्यवहार का विकास परिवार, स्कूल और मीडिया के माध्यम से मिलता है, ठीक है। परिवार यानी आप छोटा बच्चा है, मान लो कि कोई छोटा बच्चा है वो गोद में है, उसको कौन सिखा रहा है? उसको वो सामाजिकरण कौन कर रहा है? तो सामाजिकरण उसका परिवार कर रहा है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा, और फिर जब स्कूल में जब वो जाएगा फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसे दोस्त, मीडिया, इंटरनेट, ये सारी चीजें उसको सिखाने की कोशिश करेगा। चलो भाई, एक तो मुझे मिला है जिन्हें चलो अच्छा है, आपने पूरा याद कर लिया, बहुत अच्छा है। एक बार ताली मार दो यार सब लोग। श्रुति, श्रुति के लिए सब लोग ताली मार दो। बहुत अच्छा, ठीक है, हो जाएगा क्लियर, घबराना नहीं है बस। नेक्स्ट देखिए, परंपरावाद, ट्रेडिशनलिज्म किसको बोलते हैं? तो ये भी आपका VBI है, ये सब ध्यान रख लेना, ठीक है। अरस्तु,
गार्डनर, सीले, लिकॉल, लास्की, पॉल, जैनेट, गैरिस, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ये सब छोड़ देना, ठीक है। पुराने रीति रिवाज और पारंपरिक मान्यता पर भरोसा रखना। जैसे क्या था ना कि पहले क्या थी, पहले भी हमारे समाज में क्या था, बहुत सारी चीजें सही थी, लेकिन बाद में जो फिलोसफर लोग जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। तो हम लोग को मतलब पारंपरिक चीज को लेकर चलना है ताकि समाज, एक सोसाइटी अच्छे से आगे बढ़ सके। लेकिन याद रखिए रीति रिवाज में जो है ना, एक बात याद रखिएगा, रीति रिवाज जो भी हो उसमें आप जो है ना कट्टरता की तरफ मत बढ़ जाइए, क्योंकि फिर आपको जो ना दूसरे फिर जो भी समाज होंगे उनसे क्या होगा, आपको नफरत होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, ये क्या लिखा होता है, पॉजिटिविज्म का हिंदी क्या होगा, बताओ, कोई हिंदी बताओ तो क्या होगा। ये आपका होना चाहिए था प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। आगस्ते ये नहीं भी पढ़ोगे तो तब भी चलेगा, लेकिन देख लेते। केवल अनुभव और वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, किसने कहा था, अगस्ते काम्टे। इसको छोड़ भी दोगे तब भी चलेगा। ये आपके लिए फिर भी आई है, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म। चार्ल्स मरीन, याद रख लीजिएगा। लासवेल, ये तो बार बार पूछा जाता है। अमंडे, गिलफर्ड, डेविड एस्टन, ये सारे के सारे भी आए, इसको तो याद रख लेना है, ठीक है। राजनीति में व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर ध्यान देना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चार्ल्स मैरिन से भी, लासवेल से बार बार क्वेश्चन आता है, आपने देखा ही होगा। डेविड एस्टन से भी आता है। उत्तर व्यवहार, पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है ना किसने दिया है, डेविड एस्टन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। व्यवहार पर ध्यान रखते हुए राजनीति को नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट व्यवहारवाद बोलते हैं। ये याद कर लीजिएगा, ये और ये दोनों भी आई आपके लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम अप्रोच, डेविड एस्टन, ठीक है, ये भी आपका पूछेगा। और डेविड एस्टन को तो और याद रखिएगा, ये कार्ल डाइच और मार्टिन कैप्टन, पेन चेंज कर देता हूं। डेविड एस्टन याद रख लेगा, अमंड कार्ल, ये याद कर लेना, ये अच्छी है। राजनीति को एक पूरे सिस्टम के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, किसने कहा था, ये डेविड एस्टन के द्वारा कहा गया था कि ये राजनीति क्या है, पूरा एक सिस्टम है। क्योंकि सरकार किससे बनता है, राजनीति से बनता है, पॉलिटिक्स से बनता है। और सरकार ही क्या करती है, पूरे इंस्टीट्यूशन को रन करती है, चलाती है। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है। नेक्स्ट, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, अमंड के द्वारा दिया गया है। इसको अगर साधारण लैंग्वेज में देख ले तो राजनीति के विभिन्न हिस्सों पर उनके कार्यों को समझना। नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, इससे नहीं पूछेंगे। ये आपका फिर VBI हो गया, रॉबर्ट मार्टन के द्वारा, ठीक है। फंक्शनिज्म किसको कहते हैं, समाज के हर हिस्से में कोई ना कोई कार्य होता है। ये बातें हमारे मतलब परिवार में भी क्या हो रहा है, हर लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपके भैया कुछ कर रहे होंगे, आपकी मम्मी कुछ कर रही है, तो ये सारी चीजें होती रहती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, पावर ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, देख लेना। ऐसे इसमें मैं बता दूं तो आपको, ये मैं क्या लावे को याद कर, हॉब्स को देख लेना, ठीक है, लावेस, मरियम, मैक्स वेबर, और इतना तो याद कर ही लेना, ठीक है। अगर अब बाकी तो देख सकते हो, रॉबर्ट डाहल को भी आप देख सकते हो, तो इतना आप याद कर लेना। शक्ति का जो पावर का जो मतलब वो होता है, चेंज होता है, दृष्टिकोण होता है, पावर ओरिएंटेशन अप्रोच है, उसके बारे में ही है। राजनीति मुख्य रूप से सत्ता और शक्ति के लिए होता है, ठीक है। राजनीति क्या है, मान लो बीजेपी है, क्या है, बीजेपी है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या गोल है बताइए, सरकार बनाना, यही ना गोल है। सरकार बनाना क्या है इसका अल्टीमेट, एक ही गोल है इसका। वो कौन सा गोल है इसका, तो वो सरकार का निर्माण करना, फॉर्मेशन सरकार करना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, चलो। उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल अप्रोच क्या है, ये मत देखना, ये मत देखना। इसमें से सिर्फ जो ना रॉबर्ट डाहल देख लेना
और मारिस ये देख लेना, बाकी और मत देखना, ये सब नहीं, वो सब छोड़ देना, एस्टेट के लिए वो सब छोड़ देना। राजनीति में स्वतंत्रता, न्याय और समानता पर जोर देता है, ठीक है, किस पे दे देता है तो याद रखना है। ओके, ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से सिर्फ आप देख लीजिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, यानी मार्क्सियन अप्रोच क्या है, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ, ठीक है, ये VVI, ये VVI, ठीक है। ऐसे देखो, मार्क्सवादी दृष्टिकोण रहेगा तो कार्ल मार्क्स, तो ऑप्शन दे दिया तो जय जय है, लेकिन ऑप्शन नहीं देगा तो लेनिन जो महोदय या फिर माओ है, ये दोनों सेम है, ठीक है, याद रखना, ये दोनों क्या है, सेम है, रहेगा ना याद। चलो ठीक है, अब यहां से जो है ना राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन की जो पद्धति है ना वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो डिडक्टिव मेथड आपको, आप जो ना डिडक्टिव मेथड आपने ये आर्ट ऑफ टीचिंग में भी पढ़े होंगे। कहां पे पढ़े आप, आर्ट ऑफ टीचिंग में, टीचिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सामान्य सिद्धांत को विशेष मामले में व्याख्या करना, यानी जनरल से कहां ले जाना आपको, जनरल टू स्पेसिफिक पे ले जाना है, यानी पहले जो है कुछ साधारण चीज उसको बताना है, फिर उसको बड़ी चीजों पे ले जाना है, तो इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, जो कि पुलोटो, टॉमन, हॉब्स याद कर लीजिएगा, अगस्ते कॉम्टे और हीगल याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ये दूसरा, ये कौन सा है, इसमें जो ना स्पेसिफिक से जो ना, स्पेसिफिक से जनरल तक आएंगे, वो कौन सा आपका आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, अरस्तु के द्वारा, लॉर्ड ब्राइस, सर हेनरी मैन, ठीक है, बाकी ये मत करना और ये देख लेना। ओके, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बोलिए। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड आर्ट ऑफ टीचिंग में, या फिर आपने सीटेड दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, आप पढ़ चुके होंगे, बहुत बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, लॉर्ड बाइस के द्वारा दिया गया है। प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत की क्या करना है, जांच करना है कि वो सही है या फिर गलत है। ओके, फिर क्या है, ऐतिहासिक अप्रोच होगा, हिस्टोरिकल मेथड किसने दिया, अरस्तु ने दिया है। नेक्स्ट क्या आपका कंपैरेटिव मेथड है, किसने दिया, सन हेनरी और टी टॉलिकलेफ। ओके, ये सब याद करना है आपको, मैं यूं ही नहीं दे रहा हूं, ये सब क्या करना है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, ऑब्जर्वेशन मेथड, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा ही दिया गया है। ऑब्जर्वेशन मेथड किसके द्वारा दिया गया, बोलो, ठीक है, बढ़े आगे। एक मिनट रुक जाओ, तो ये तो ऑब्जर्वेशन मेथड तो ठीक है, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा दिया गया, और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड जो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा, लॉर्ड डलहम के द्वारा दिया गया, ये गलत लिखा होगा, क्या होगा यहाँ पे, लॉर्ड डलहम, लॉर्ड डलहम के द्वारा दिया गया, ठीक है, अब सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब इजी है, सब पढ़े होंगे। एनालॉजिकल मेथड, देखो ये बताओ, ये बीपीएससी पूछी है या नहीं पूछी है, एस्टेट ये पूछा है या नहीं पूछा है, बताइए। डायरेक्ट यहीं से सवाल आया है या नहीं आया, गिल क्राइस्ट, बोलिए, आया है या फिर नहीं आया, गिल क्राइस्ट का पिछले उदाहरण को आधार मानते हुए नए मामले में को व्याख्या करना, जैसे कि कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं तो उसका पूर्व ज्ञान को क्या करना, नए ज्ञान के साथ जोड़ देना। जैसे कि आपने छोटे बच्चे में पढ़ा होगा सीडी पे कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, लेकिन जब बच्चा जब कुत्ता को देखता है तो आप क्या बोलते हैं, कि जैसे कि मैं आपको बताया नहीं था कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, तो कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन कुत्ता साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप यहाँ पे है, ठीक है। एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है, अरस्तु, बेथम, जेएस मिल, रॉबर्ट ए डेलहर, ये छोड़ देना, एस्टिन और लास्टवेली, ये देख लेना। अनुभव और तथ्य पर आधारित राजनीति अध्ययन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो था ये सारे के सारे आपके क्या थे, राजनीति विज्ञान के पद्धति पे वो जो अध्ययन था वो यहीं तक था। ओके, अब यहां से स्टार्ट जो है ना वो क्या हो रहा है, राज के प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां से सवाल, अच्छे खासे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। हाँ, सिद्धांत कैसे लिखा है, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया,
सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ से राज के प्रकृति के सिद्धांत पे होगा, और शायद एक बच जाएगा राज की उत्पत्ति का सिद्धांत और क्रांतिकारी विचार, खत्म है, ज्यादा नहीं है। देखो पहला कौन सा है, लीगल थ्योरी यानी विधि सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया, कैंग, बेंथम, आइंस्टाइन, सन हेनरी मैन। इसमें क्या है ना कि राष्ट्र को कानून और नियम पर आधारित होना चाहिए, यानी बिल्कुल उसको लॉ के अकॉर्डिंग राष्ट्र बनना चाहिए। जैसे मान लो कि यूपी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसको लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबको समान इक्वल राइट देना होगा जितने सारे नागरिक उस राज्य में रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल राइट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ऑर्गेनिक थ्योरी, अरस्तु, सिसिरो, ये मत छोड़ देना, ये हॉब्स, रूसो और हॉवर्ड स्पेंसर, इतना याद कर लेना। राज जीवित प्राणी की तरह है जिसमें विभिन्न अंग के साथ काम करता है। देखो राज के बारे में क्या बोला जाए कि राज में जो है डिफरेंट, वो क्या है, बिल्कुल एक मतलब बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मतलब ब्रेन का कुछ और काम है ना। तो यहाँ की एक समाज में जो लोग रहते हैं उनका कुछ और काम है, कोई इंस्टीट्यूशन का कुछ और काम है, पुलिस का कोई कुछ और काम है, प्रशासन का कुछ और काम है, ठीक है, कर्मचारी का कुछ और काम है, शिक्षक का क्या है कुछ और काम है, बच्चों का कुछ और काम है, माता पिता का कुछ और जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक थ्योरी में अरस्तु, सिसोरो के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, विचारधारा या आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी जो ना, आप हॉबस हाउस को याद कर लीजिएगा, ये यूजीसी में उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्र का उद्देश्य आदर्श और नैतिक मूल्यों के अनुसार होना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, उग्र, देखो एक्सट्रीमिस्ट आइडियलिज्म, यानी उग्रवाद का मतलब ही होता है ना कि आप जो ना फोर्सफुल्ली कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, आदर्श और नैतिक मूल्यों को राजनीति को सर्वोपरि मानना, ठीक है, यानी आपका जो है ना हर चीज को यहाँ पे आदर्श या फिर राजनीति, ये आपका जो मतलब नैतिकता है उसको क्या मानना है, राजनीति से ऊपर मानना। तो ये चीजें देख लेना। आधुनिक ये भी आपके लिए बीवी है, ठीक है, टीएस ग्रेन का है, आधुनिक आदर्शवाद है। आधुनिक समाज में नैतिक और सामाजिक आदर्शों का पालन किया जाता है, देख लोगे ना एक बार। हाँ ये यूट्यूब पे डाल दूंगा बेटा, यूट्यूब पे चला जाएगा, सॉरी बेटा फिर बोलता हूँ, सॉरी। मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का एंजेलस, ठीक है। राजनीति और राष्ट्र के वर्ग संघर्ष में आर्थिक आधार से होता है, ये सब मतलब पढ़ भी लोगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट देखो, इंडिविजुअल थ्योरी, हार्वर्ड स्पेंसर का है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार पे इन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था। आपको पता है कि हार्वर्ड स्पेंसर जो है वो मतलब ह्यूमन को सबसे ज्यादा उसकी राइट, फ्रीडम और उसके जो ना मतलब लाइबर्टी पे बात की है, फंडामेंटल पे बात की है, ओके। फिर क्या आपका शक्ति का सिद्धांत है, कौन है, पावर थ्योरी, किसने दी थी, मैकाले के द्वारा दिया गया था। राजनीति के मुख्य रूप शक्ति और सत्ता के लिए है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों लड़ती है, ताकि वो सत्ता में आ जाए, ये इनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट ऐसे अगर पूछा जाए तो कहाँ पे वेलफेयर स्टेट के मिलती है, डीपीएसपी पे मिलती है, ठीक है, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल पे मिलती है। ये किसने दिया था, तो याद रखिए ग्रेसियन और बोलो अल्थुजियन ने। राष्ट्र का उद्देश्य लोगों की भलाई और सुरक्षा को निश्चित करना है, ये तो बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए, बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है, लॉस्की, बर्नर, ये सारी चीजें आपने पहले भी देख लिया है, तो ये सब आपको बस मतलब पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको करना क्या, आपको एक एक बार रीड कर लेना, रीड कर लोगे और YouTube पे जब मैं डालूंगा तो पीडीएफ मैं YouTube वाले पे भी दे दूंगा, आपके पास तो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिवाइन थ्योरी। कल मैंने इससे रिलेटेड नहीं, कल नहीं, ये शायद फर्स्ट या सेकेंड क्लास जब मैं यूट्यूब पे कराया था तो उस पर मैंने डिवाइन थ्योरी पे बात की थी ना, डिवाइन थ्योरी पे बात की थी। जो आप लोग कह रहे थे कि सर डिवाइन थ्योरी कहाँ से आ गया, याद आ रहा है, जेम्स बर्थन और रॉबर्ट फिल्मर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। राष्ट्र का निर्माण ईश्वर से इच्छा क्यों हुआ, ये लोग ये मानते थे, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण क्या हुआ, ईश्वर की इच्छा से हुआ। अब देखो, अब यहाँ से जो है ना राष्ट्र की उत्पत्ति का सिद्धांत आ रहा है, ठीक है, राष्ट्र की उत्पत्ति का सिद्धांत आ रहा है।
पहला कौन सा है, नहीं सॉरी यहीं से तो है, दूसरा कौन सा फोर्स थ्योरी है, ह्यूम, वोल्टर, ग्रेसियम, पॉप, ग्रेनी। ठीक है, राज की स्थापना शक्ति और बल को माध्यम होती है। थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि जो है ना क्लास भी मेरा टाइमिंग खत्म हो गया, मुझे जहाँ छोड़ना चाहिए था क्लास, लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, पितृसत्ता यानी पैट्रियार्चल थ्योरी, जिसमें फादर का क्या हो, वर्चस्व सन हेनरी मैन और लोकल के द्वारा दी गई। राज और परिवार में कैसा सत्ता हो, तो पिता से रिलेटेड व्यवस्था होना चाहिए। जब ये आया है तो फिर माता से रिलेटेड भी होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, मैकलिन और मॉर्गन ने कहा है राज को माता यानी मातृसत्तात्मक समाज से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी देख लेना, ये दोनों एक दूसरे से क्या बिल्कुल विपरीत है। समझौतावादी सिद्धांत होगा, हॉब्स, लॉक्स, रूसो ने दिया है। किसने दिया है समझौतावादी सिद्धांत? हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा दिया गया। राज का निर्माण लोगों के बीच सामाजिक अनुबंधन से हुआ है। ठीक है, ये चीज देख लेना। नेक्स्ट क्या है आपका, मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी ये तो इजी है, कार्ल मार्क्स और एंजेलस। ठीक है, राज का जन्म समाज और आर्थिक वर्ग संघर्ष से हुआ है। ये जो ना ये बहुत बीबीआई है, मैं अभी क्या करूँ, ये बहुत बीबीआई है, इसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिव सॉवरेनिटी। ठीक है, हाँ क्या है, मोनेस्ट व्यू, हॉब्स, ऑस्टिन और एकलवादी दृष्टिकोण। क्या है, राज में सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के संस्था के पास होती है। ये जो है ना सिर्फ इसमें वन पीपुल पावर की बात कही गई। ठीक है, वो किसने कहा है, वो हॉब्स। जैसे कि मान लो कि यूपी राज है, यूपी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सीएम के पास है ना। जैसे मान लो कि एक बलिया डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा किसके पास है, डीएम के पास है। तो इन्होंने इस चीज पे जोर दिया, यानी सुप्रीम पावर किसके पास होगा, हेड के किसी एक पर्सन के पास होगा। बहुलवादी, ये कौन है, लॉस्की, माइकाइलवर्ड। ठीक है, ये लोग कहते हैं ना कि राष्ट्र का जो है ना संस्था की जो पावर जो है ना वो बिल्कुल मतलब विभाजित है, क्योंकि सीएम अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर कौन है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, अगर वो कुछ करेगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करेगा, उसकी टांग खींचना शुरू कर देगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन, यहाँ पे बोला नहीं, पावर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चेंज हो रही है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप। नेक्स्ट देखो, हाँ नेचुरल थ्योरी, ये भी आपका VBI पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक है, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, टॉमस पेन और स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। मानव अधिकार जन्मजात होते हैं, वे सभी के लिए समान होता है। याद रखिएगा, मानव अधिकार क्या है, बोलिए, मानव अधिकार क्या जन्मजात है, यानी आप जिस दिन जन्म लिए ना उसी दिन से आपको ह्यूमन राइट्स आपको मिल गया। ठीक है, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, यहां तक कि राज भी आपसे नहीं छीन सकता। राज का मतलब देश की बात कर रहा हूं। लीगल थ्योरी, ठीक है, लीगल थ्योरी एंडमैन वर्क का है, अधिकार कानून और नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। चलो ये भी चीज पता ही है। सामाजिक कल्याण सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी। ठीक है, ये भी आपका VBI है। राज वाले जो है ना ये सारे यूनिट 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। बेंथम मिल लास्की। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप, आदर्शवादी सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपके लिए VBI है। अधिकार आदर्शों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। समझाने की जरूरत नहीं ना है, पता है ना आप लोग को पहले से ही, फिर भी मैंने लिख दिया है। क्रांति संबंधित विचार, व्यू रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। ठीक है, ये लास्ट है आपका, ये पूरे स्लाइड आपके लिए VBI है। ठीक है, क्रांतिकारी पहला कौन सा है, लिबरल थ्योरी, जी जोहानसन, कॉर्नहोजर। क्रांति आवश्यकता है केवल असमानता और न्याय होने पर ही, यानी आपको जो है ना क्रांति करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने जब इमरजेंसी के टाइम पे क्रांति की थी, क्यों की थी, क्योंकि अन्याय क्या हो गया था, बहुत ज्यादा समाज में बढ़ गया, तो उसके लिए क्रांति क्या है, जरूरी है। तो ऐसे क्रांति को क्या बोलते हैं, जो नीड के अकॉर्डिंग क्रांति किया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदारवादी क्रांति बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। दूसरा क्या आपका फंक्शनलिस्ट थ्योरी, सी जोहान्स का है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या कहा है कि क्रांति समाज के कार्य करने का एक तरीका को सुधारने के, जैसे मान लो कि बीजेपी ने एक रूल ला दिया, बीजेपी ने क्या ला दिया, एक रूल ला दिया, 3 कृषि बिल ला दिया, लेकिन
क्रांति जो है ना समाज में वो चीज को क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए जन समाजीवादी सिद्धांत यानी मास सोसाइटी, मास का मतलब ये था बहुत ज्यादा लोग, कॉर्नर होजर की थ्योरी का बड़े समूह और जनता की नाखुशी क्रांति को जन्म देती है। तो ये बात बिल्कुल 100% क्या है कि एक बहुत बड़ा समाज है, ठीक है ना, और मान लो कि यहाँ पे एक कोई सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा समाज क्या है, बीजेपी से ना खुश है, तो ये कहीं ना कहीं इस पे क्रांति लाने की कोशिश कर सकती है। ओके, और क्रांति कैसा होना चाहिए, मारधार वाली या फिर पीसफुली प्रोटेस्ट, बताओ। हाँ देखो एक लिख रहा, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में, ऐसी क्रांति चाहिए आपको, कट्टे वाली क्रांति। चलो देखो अभी गांधीवादी सिद्धांत भी आ ही रहा हो। अब देखो उदारवादी सिद्धांत, ये सारा का सारा पढ़ लेना, ओके, ये सारा के सारा क्या करना आपको, पढ़ लेना है। उदारवादी सिद्धांत तो आपको पता चल ही गया, फंक्शनल थ्योरी पता चल गया, समाजवादी सिद्धांत आपको पता चल गया, एक और कौन सी थ्योरी बच गई, गांधीवादी थ्योरी नहीं है ना, चलो एक और थ्योरी लिख लो जो आपके लिए इजी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लिख देता हूँ, दो थ्योरी और है, ठीक है। पहला जो थ्योरी होगा वो कौन सा होगा, वो है आपका गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है गांधीवादी सिद्धांत, बताइए। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है, ठीक है। महात्मा गांधी, फिर कौन आ जाएगा, विनोबी महोदय, विनोबी महोदय, और बताइए नाम बताइए, पढ़ाया हूँ बताओ। तो जेएल नेहरू लिख लीजिए, जेएल नेहरू और भावे, ये चार लोगों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। और मार्क्सवादी सिद्धांत आपको पता ही है, कार्ल मार्क्स, एंजेला लेनिन और माओ। देखो अगर कहीं पे आ जाए मार्क्सवादी तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, चार नाम तो याद ही रखना, 1 2 3 4। पहला नाम क्या होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, पहला नाम क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट नाम क्या है याद रख लेना, कार्ल मार्क्स। दूसरा बोलिए, एंजेलस, एंजेलस, ठीक है, याद रख लोगे ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा, लेनिन और माओ, ये सारे नाम याद रख लेना। ओके चलो, तो आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। ठीक है, बाकी 7:30 टाइम भी हो गया, हाँ 7:30 टाइम, 7:32 मैम खड़ी होगी बाहर में। और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी, डाउट पूछे, डाउट। हाँ नोट्स बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, समझ गया, याद कर लेना है, गुड। जल्दी 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 करो, टाइम नहीं है। सर आपके इस यूट्यूब चैनल भी पर्सनल सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। यूजीसी के लिए तो आपको देखो, यूजीसी नेट के लिए जो ना ये बैच चल रही है, ठीक है, आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो। वो बैच में लगभग जो है ना मेरे अकॉर्डिंग शायद 70 या 72 क्लास हो चुकी है जी। सर कूपन कोड बता दीजिए। कूपन कोड जो है ना, कूपन कोड जो है ना, आप टोल फ्री वो जो नंबर है ना इंस्टीट्यूट वाले, उस पर आप कॉल करके पूछ लीजिए, वहां से आ जाएगा। और बाकी जो है ना, जो भी जो है ना बिहार स्टेट का जो है ना क्रैश कोर्स वाली जो बैच आई है, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे हैं। तो अगर आप लोग को ज्वाइन होना हो तो उसकी प्राइस जो है ना 2499 है, ठीक है। लेकिन जो है ना अगर आप उनको कहिएगा यही कोड लगाइएगा, ठीक है, एडमी, तो आपको जो है ना आपको 399 पड़ेगा। ओके, ऑलरेडी जो है इसमें काफी बच्चे हो गए हैं, तो देख लेना वहां से ले।
यार नोट्स का तो 100 रुपीज फी है, ये नोट्स अभी भी आप लेके पढ़ सकते हो, ओनली फॉर 100 रुपीज है, नोट्स आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे। टेक केयर, ओके बाय।